स्लाइम एनिमे में अगर कोई कैरेक्टर सबसे ज्यादा पावरफुल है तो वो है रिमोरू टेम्पेस्ट, और ये हर सीजन के साथ इवॉल्व होता जाता है, मतलब और भी ज्यादा पावरफुल होता जाता है। और मांगा में तो सीरीज एंड होते होते ये एक लिटरली गॉड बन जाता है जो कि यूनिवर्स को क्रिएट कर सकता है। और आज मैं आपको रिमोरू के इन्हीं सारे इवोल्यूशंस और पावर अप्स के बारे में बताऊंगा जो कि हमने अब तक एनिमे में देखे हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि वीकेशन से आपका टाइम बर्बाद नहीं करता, तो शुरू करते हैं। तो जापान का एक एवरेज बंदा जो कि ऑफिस जाता है, उसको एक दिन एक बंदा आके चाकू मार देता है और तभी उसकी रिइंकार्नेशन की प्रोसेस शुरू हो जाती है और वो रिइंकार्नेट होता है एक स्लाइम में। चाहे ये रिमोरू का बेस फॉर्म था और इसके पास उतनी पावर्स नहीं थी, पर ये चीज बहुत ही जल्दी बदलने वाली थी। एक स्लाइम में रिइंकार्नेट होने के बाद इसको बहुत सारी एबिलिटीज मिल चुकी थी और रिइंकार्नेट होते ही इसके पास 5 एबिलिटीज आ चुकी थी, जिसमें सबसे पहली थी प्रेडिटर, और ये उसकी सबसे डेंजरस स्किल थी क्योंकि इस एबिलिटी का यूज करके रिमोरू किसी भी एनिमी को मार के उसको ऑब्जर्व कर सकता था और उसकी पावर्स को अपने अंदर ले सकता था। फिर सेकंड स्किल उसको मिलती है द ग्रेट सेज। ये अपनी चैट जीपीटी जैसी होती है पर बहुत ज्यादा पावरफुल, और ये रिमोरू की बहुत ज्यादा मदद करती है आगे भी जाके। और फिर इसी के साथ उसको मिलती है मैजिक सेंस, हाई रीजनरेशन और वही पेन नेलिफिकेशन, मतलब उसको दर्द फील नहीं होगा, वो मैजिक को सेंस कर सकता है और वो रीजेनरेट भी कर सकता है, जो कि ऑलमोस्ट उसको स्लाइम यूनिवर्स का वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर बना देता है। फिर इसके बाद वो वेल्डोरा से मिलता है और यहाँ से बस उसकी पावर्स अपग्रेड होती जाती है। सबसे पहले वेल्डोरा उसको एक नेम देता है रिमोरू टेम्पेस्ट, और स्लाइम यूनिवर्स में नाम देने का मतलब तो तुम जानते हो, जिसको नाम दिया गया है वो कैरेक्टर इवॉल्व होगा। तो अपने रिमोरू टेम्पेस्ट भी इवॉल्व हो जाता है और उसके पास हाई एबिलिटीज आती है, जिसके बाद वो वेल्डोरा को कंज्यूम कर लेता है और अपने स्टमक में रखता है, और इससे तो उसकी पावर्स और भी ज्यादा बढ़ जाती है। वेल्डोरा को कंज्यूम करने की वजह से उसके पास हाई मैजिक्यूल्स आ जाते हैं, उसको एक स्ट्रॉन्ग बॉडी मिलती है, उसका बेटर रीजनरेशन होता है और उसको नेमिंग की एबिलिटी मिल जाती है, मतलब वो किसी भी क्रिएचर को नाम देकर उनको इवॉल्व करा सकता है। और ये चीज हम सीरीज में आगे काफी जगह पे देखते हैं। और इस टाइम पे वेल्डोरा को कंज्यूम करने की वजह से रिमोरू को अपना पहला पावर अप मिला था। और फिर नंबर 3 पर आता है उसका ह्यूमन इवोल्यूशन, और यहाँ से असली स्टोरी शुरू होती है। शिजू को इफ्रिट कंट्रोल करने लगता है जो कि एक फायर इफ्रिट होती है और रिमोरू के टाउन पे अटैक करने लगता है, जिसके बाद रिमोरू जैसे तैसे करके इसको डिफीट कर लेता है और शिजू को इफ्रिट के साथ ऑब्जर्व कर लेता है। और इसकी वजह से रिमोरू को बहुत सारी एबिलिटीज मिल जाती है। वो ह्यूमन ट्रांसफॉर्मेशन कर सकता है, फायर मैजिक यूज कर सकता है, और शिजू को ऑब्जर्व करने की वजह से वो काफी अच्छा स्वॉर्ड्समैन भी बन जाता है, और अब वो स्लाइम और ह्यूमन फॉर्म में कभी भी ट्रांसफॉर्मेशन कर सकता था। फिर इसके बाद कुछ ऑनरेबल मेंशंस करने पड़ेंगे क्योंकि रिमोरू को कुछ ऑगर्स मिलते हैं, जिसके बाद रिमोरू उनको नाम देता है और वो इवॉल्व हो जाते हैं कीजिन में। और इसमें काफी सारे कैरेक्टर्स हैं जैसे कि शियोन, बेनिमारू, हाकुरो, शिए। और ये बताना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये भी रिमोरू के एसेट्स है और आगे जाके ये रिमोरू के बैटल में बहुत ज्यादा मदद करते हैं। जैसे कि बेनिमारू उसका अब तक का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट जनरल था, इसकी कोई भी बराबरी नहीं कर सकता था। फिर शियोन जो कि फिजिकली बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी, और फिर हाकुरो जिसने भाई अपने रिमोरू को स्वॉर्ड्समैनशिप में ट्रेनिंग भी दी थी। और फिर आता है उसका द फोर्थ पावर ऑफ द डीमन लॉर्ड सी। रिमोरू के फॉरेस्ट पे काफी सारे ऑर्क्स मिलकर हमला कर देते हैं और फिर वो जिसको चाहे उसको मारते जाते रहते और उसको कंज्यूम करते रहते थे। तभी ट्रायड आके रिमोरू को रिक्वेस्ट करती कि वो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करे, तो रिमोरू अपनी आर्मी लेकर इस ऑर्क डिजास्टर से लड़ने चला जाता है। और फिर रिमोरू अपनी फोर्सेस के साथ मिलकर इस ऑर्क डिजास्टर को हरा देता है और उसको ऑब्जर्व कर लेता है। और इसके बाद उसको काफी सारी नई एबिलिटीज मिलती है, जैसे कि उसके मैजिक लेवल्स काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं, एक स्ट्रॉन्ग बॉडी मिलती है जिसके पास बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ है। पर इस इवोल्यूशन में रिमोरू को जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज मिलती है वो है डीमन सीड, जो कि वो ऑर्क डिजास्टर को हरा के उससे ले लेता है। जहाँ इस डीमन लॉर्ड सीड का मतलब ये है कि रिमोरू अब डीमन लॉर्ड तो नहीं है, पर वो डीमन लॉर्ड बन सकता है, उसके अंदर पोटेंशियल है, और यही चीज आगे होती भी है। नंबर 5 द ट्रू डीमन लॉर्ड अवेकिंग द हार्वेस्ट फेस्टिवल। रिमोरू की कंट्री की बढ़ती हुई तरक्की काफी लोगों को पसंद नहीं आती, और जब रिमोरू अपने शहर में नहीं होता है तो एक बड़ी आर्मी रिमोरू की सिटी में एंट्री करती है और पूरी तरीके से मैसेकर करने लग जाती है। वो शियोन को मार देते हैं, वो गाप्टा के वो दोस्त को मार देते हैं और काफी सारे लोगों का मैसेकर कर देते हैं। इसको देखकर रिमोरू एकदम फ्यूरियस हो जाता है और तब उसको हार्वेस्ट फेस्टिवल के बारे में पता चलता है और वो अपनी आर्मी रेडी करता है और अकेले एनिमे के 10,000 लोगों को मार देता है एक ही अटैक में। फिर वो 3 डीमन समन करता है और इसके बाद उसकी डीमन लॉर्ड अवेकनिंग शुरू हो जाती है। और ये रिमोरू का अब तक का सबसे बड़ा पावर अप था क्योंकि वो एक नॉर्मल स्लाइम से अब सीधा डीमन लॉर्ड बन चुका था। और अब डीमन लॉर्ड बनने के बाद रिमोरू के पास बहुत सारी एबिलिटीज आ चुकी थी। सबसे पहले जो उसकी रेस थी स्लाइम, वो बदल के अब डीमन स्लाइम बन चुकी थी। साथ ही में उसके मैजिक्यूल्स ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो गए। उसकी यूनिक स्किल द ग्रेट सेज इवॉल्व हो चुकी थी राफाएल,
मतलब उसको अब दुनिया की सारी इन्फॉर्मेशन का नॉलेज था। वो सारे मैजिक्स को एनालाइज कर सकती थी, उनको जोड़ के एक नया मैजिक बना सकती थी, एक नई स्पेल क्रिएट कर सकती थी और ये सारी चीजें कर सकती थी। साथ ही में उसकी प्रेडिक्टर स्किल भी इवॉल्व हो जाती है बेएल्ज़ेबूब द लॉर्ड ऑफ ग्लटनी में। मतलब वो किसी भी मैजिकल अटैक को ऑब्जर्व कर सकता था। मतलब लिटरली तुम उस पे एक मीटियोर फेंक दो पर ये उसको भी ऑब्जर्व कर लेगा। और लिटरली इस यूनिक स्किल के बाद ऐसा कोई भी मैजिकल अटैक नहीं था जो कि अपने रीमोरू पे काम कर पाए। और इसके बाद उसको एक अल्टीमेट स्किल मिल जाती है और वो एक ट्रू डीमन लॉर्ड में अवेकन हो जाता है। और बल्कि इतना ही नहीं, इन एबिलिटीज का यूज करके वो अपने मरे हुए साथी को दोबारा रिजरेक्ट कर देता है, मतलब दोबारा जिंदा कर देता है। जहाँ इस अवेकनिंग के बाद पूरी दुनिया उससे डरने लग जाती है क्योंकि ये वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर बन जाता है पूरे वर्ल्ड का। और ये सब कुछ तो जैसे कम था तो रीमोरू को अब तक का उसका सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सबऑर्डिनेट मिलता है जो कि है डियाब्लो, जो कि 7 प्राइमोर्डियल डीमंस में से एक है और सेकंड सबसे पावरफुल प्राइमोर्डियल डीमन है। और इसका पहले नाम था नोवार द ब्लैक प्राइमोर्डियल। ये लिटरली पूरी दुनिया में दूसरा सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट डीमन है। मतलब अगर पूरा वर्ल्ड भी रीमोरू के अगेंस्ट अब खड़ा हो जाए तो वो भी इन दोनों का कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। फिर इसके बाद सीजन 3 में रीमोरू अपनी सारी एबिलिटीज के ऊपर मास्टरी कर लेता, अपनी सारी स्किल्स को यूज करना और भी अच्छी तरीके से सीख जाता और इसके बाद वो वेल्डोरा को फ्री कर देते। तो इस वजह से रीमोरू के पास अब 2 ऐसे कैरेक्टर्स आ चुके थे कि जो कि अकेले पूरे वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय करने की कैपेबिलिटीज रखते हैं। पहला अपना वेल्डोरा और दूसरा अपना डियाब्लो। इसके बाद रीमोरू अपनी इन एबिलिटीज को और भी अच्छे तरीके से मास्टर कर लेता है और सीजन 3 यहीं पे खत्म हो जाता है। पर ये रीमोरू की इवॉल्वेशन का एंड नहीं था, बल्कि ये तो बस शुरुआत थी, क्योंकि आगे जाके मांगा में रीमोरू लिटरली एक ट्रू ड्रैगन बन जाता है और उसके पास गॉड लाइक एबिलिटीज आ जाती है। वो इतना ज्यादा पावरफुल बन जाता है कि वो लिटरली रियलिटीज को शैटर कर सकता है। और पर इतना ही नहीं, बल्कि रीमोरू को टाइम के एंड में फेंक दिया जाता है और सबको लगता है कि अब खत्म, रीमोरू टाइम के एंड से क्या ही कर लेगा। पर भाई रीमोरू टाइम के एंड से भी वापस आ जाता है और उसकी राफेल स्किल इवॉल्व हो जाती है द आयल में, जो कि इतनी ज्यादा पावरफुल हो जाती है कि लिटरली वो पूरे यूनिवर्स को क्रिएट कर सकती है। जैसा कि फर्स्ट ट्रू ड्रैगन वेल्ड नावा ने रीमोरू के स्लाइम यूनिवर्स को क्रिएट किया था। सीरीज के एंड में लिटरली रीमोरू एक ट्रू ड्रैगन गॉड बन जाता है जिसका कोई मुकाबला ही नहीं, जिसके बारे में मैं बहुत ज्यादा बात नहीं करूंगा क्योंकि ये स्पॉइलर हो जाएगा। पर अगर ये चाहिए तो भाई कमेंट्स में बताना, इसके बारे में आगे बात करेंगे जो कि मांगा स्पेसिफिक होगा। जहाँ इससे आगे हम मांगा में क्या होता है ये जानेंगे। बाकी ये थे रीमोरू की वो सारी इवोल्यूशन जो कि हमको एनिमे में अब तक देखने को मिले हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा उसके बारे में कमेंट्स में बताना और ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूँ जल्दी एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद एंड यामती कुदासाई।